हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे फ्रांस के संविधान के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए ब्रिटेन का संविधान, यूएसए का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान और फ्रांस के संविधान का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर मैंने अपलोड किया है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस का संविधान जो है इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, इन डेप्थ। तो फ्रांस का संविधान का 4 चैप्टर मैंने करा दिया है। 5वां चैप्टर इस वीडियो में आपको मिलेगा, विधायिका यानी संसद। और इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने सारा अपलोड कर दिया है। इसका अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में विधायिका या संसद, द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। फ्रांसीसी संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फ्रांस में राष्ट्रीय संसद का अपना एक दीर्घ इतिहास है और 1302 में चतुर्थ फिलिप के राज्यकाल में जो स्टेट्स जनरल नामक संस्था थी उसका रूप बहुत कुछ संसद जैसा ही था, लेकिन इस संस्था के द्वारा नियमित रूप में कार्य नहीं किया जाता था और राष्ट्रीय संसद का निरंतर स्वरूप 1789 की क्रांति के उपरांत ही देखा जा सकता था। फ्रांस के संवैधानिक विकास के समान ही व्यवस्थित रूप में संसद का इतिहास भी 1875 के तृतीय गणतंत्र से प्रारंभ होता है। तृतीय गणतंत्र के संविधान निर्माण के समय पर्याप्त वाद विवाद के उपरांत फ्रांस के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया और तब से अब तक फ्रांस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही चली आ रही है। तृतीय गणतंत्र के संविधान में प्रथम और द्वितीय सदन के नाम क्रमशः प्रतिनिधि सभा, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट थे। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा संसद के गठन, कार्यों और अधिकारों में परिवर्तन किया गया। प्रतिनिधि सभा और सीनेट के स्थान पर अब इनके नाम भी बदलकर क्रमशः राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली और गणतंत्र परिषद, द काउंसिल ऑफ रिपब्लिक कर दिए गए। 1958 के संविधान द्वारा संसद का स्वरूप पूर्ववत द्विसदनात्मक रखा गया है। निम्न या प्रथम सदन का नाम पूर्ववत राष्ट्रीय सभा ही रखा गया है, किंतु द्वितीय सदन का नाम गणतंत्र परिषद के स्थान पर सीनेट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ गणतंत्र के गणतंत्र परिषद की तुलना में सीनेट की शक्ति में बहुत वृद्धि कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल और सदस्यों की संख्या आदि बातें संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। इस प्रसंग में धारा 25 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों की संख्या, उनके भत्ते तथा चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताएं और अयोग्यताएं संसद द्वारा निर्मित कानून, संस्थात्मक अधिनियम के आधार पर निर्धारित होंगी। राष्ट्रीय सभा, द नेशनल असेंबली। कॉम्पोजिशन, रचना। फ्रांस की संसद के प्रथम तथा लोकप्रिय सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। इस राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं और वर्तमान समय में राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 577 है। नवीन संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सेकंड बैलेट सिस्टम को अपनाया गया है। इस चुनाव पद्धति के अनुसार अब समस्त देश को 577 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। द्वितीय मतपत्र योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के चुनाव हेतु 2 बार मत डालने होते हैं। स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने वाले उम्मीदवार पहले मतदान के बाद ही निर्वाचित घोषित हो जाते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को मतदान के 50% से अधिक और पंजीकृत मतदाताओं से 1/4 से अधिक मत प्राप्त नहीं होते, उनमें दोबारा मतदान होता है और दोबारा मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। चुनाव के दूसरे दौर में वे सभी दल चुनाव में भाग नहीं ले सकते जिन्हें पहले दौर में 10% से कम मत मिले थे। राष्ट्रीय सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं और फ्रांस में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है।
राष्ट्रीय सभा की इस चुनाव पद्धति को मार्च 1973 में हुए चुनावों के उल्लेख के आधार पर अच्छे रूप में समझा जा सकेगा। राष्ट्रीय सभा के चुनाव मार्च 1973। 4 मार्च 1973 को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के चुनाव का प्रथम दौर संपन्न हुआ। चुनाव के प्रथम दौर में 490 स्थानों पर चुनाव लड़ रहे 3140 उम्मीदवारों में से केवल 58 उम्मीदवारों को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए और इन स्थानों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। चुनाव के प्रथम चक्र में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को 46% मत प्राप्त हुए थे, जबकि दी गॉलवादी पार्टी को 38%, सुधारवादी दल को 12.5% मत प्राप्त हुए। इस प्रकार चुनाव के प्रथम चक्र में वामपंथियों, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दी गॉलवादियों से अच्छी थी। राष्ट्रीय सभा के चुनाव जो 1973 में हुए, उसका चुनाव का दूसरा चक्र 11 मार्च 1973 को संपन्न हुआ। प्रथम चक्र में सुधारवादियों द रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी को 17% मत प्राप्त करने की उम्मीद थी, लेकिन जब उन्हें केवल 12.5% मत ही प्राप्त हुए तो सुधारवादियों को निराशा हुई और निराशा की मनोस्थिति में सुधारवादियों ने दी गॉलवादी के दल के साथ गठबंधन कर लिया। अन्य कुछ छोटे छोटे दलों के द्वारा भी दी गॉलवादी दल का समर्थन किया गया और सुधारवादी तथा अन्य छोटे दलों के साथ दी गॉलवादी दल के गठबंधन ने चुनाव की स्थिति को बदल दिया। चुनाव के परिणाम स्वरूप 490 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा में प्रमुख दलों की स्थिति इस प्रकार रही। दी गॉलवादी तथा साथी दल 272, साम्यवादी दल 73, समाजवादी दल 89। कार्यकाल। चतुर्थ गणतंत्र राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। राष्ट्रपति इस अवधि के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता था, किंतु राष्ट्रपति की इस विघटन की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध थे। मंत्रिपरिषद द्वारा की गई इस विघटन की प्रार्थना मंत्रिपरिषद द्वारा उसी दशा में स्वीकृत हो सकती थी जबकि राष्ट्रीय सभा का चुनाव हुए 18 माह की अवधि बीत चुकी हो और राष्ट्रीय सभा ने 12 माह के अंतर्गत 2 मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया हो। पंचम गणतंत्र, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि पंचम गणतंत्र क्या है। पंचम गणतंत्र में भी राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल पहले के समान 5 वर्ष ही रहा है। संविधान की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श ही लेना आवश्यक है, अनुमति नहीं। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति पर 2 प्रतिबंध है। प्रथम, 1 वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता और द्वितीय, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त संकटकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो वह ना तो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और ना ही संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 40 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। कार्यविधि। संविधान के अनुसार संसद के वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं जो प्रायः 3 महीने तक चलते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संसद का अधिवेशन सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री या सदन के 1/10 यानी 1/10 लगभग 10% सदस्यों के आग्रह पर गुप्त अधिवेशन भी हो सकता है। सदन की कार्यवाही सरकारी पत्र ऑफिशियल जर्नल में प्रकाशित होती है। सदस्यों के विशेष अधिकार। संसद के सदस्यों को संसद में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके लिए ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही वह सदन के बाहर किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अन्य किसी अपराध के लिए भी संसद के अधिवेशन में समय सदन की आज्ञा के बिना किसी सदस्य को ना तो बंदी बनाया जा सकता है और ना ही उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। संसद के स्थगन काल में भी सदन के सचिवालय की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, परंतु भीषण अपराध की स्थिति में सदन के सचिवालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
सदन को किसी भी बंदी सदस्य को मुक्त करने और उसके अभियोग को स्थगित करने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय सभा का सभापति प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के कार्य संचालन हेतु एक ब्यूरो की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक सभापति, 6 उपसभापति, 14 सचिव और 3 क्वेस्टर होते थे। सभापति स्वाभाविक रूप से इस ब्यूरो का प्रधान था और उसके द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाती थी। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता था। राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा पद तत्कालीन राजनीति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था और सभापति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के समान सक्रिय रूप से दलीय राजनीति में भाग लेता था तथा अपने दलीय हितों की पूर्ति के लिए सदा तत्पर रहता था। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के सभापति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा होता है। उसका प्रमुख कार्य सदन का सभापतित्व करना है। यद्यपि चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में उसकी शक्तियाँ तथा प्रतिष्ठा कम हो गई है, लेकिन अब भी उसकी भूमिका पर्याप्त महत्वपूर्ण है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने, सदन के सदस्यों को मर्यादित रखने तथा विधि निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व उसी पर है। इसी प्रकार उसके कार्य भारत की लोकसभा या ब्रिटेन के लोकसदन के स्पीकर के समान है। इसके अतिरिक्त पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा उसे कुछ परामर्शदात्री कार्य सौंपे गए हैं। प्रथम, पंचम गणतंत्र की धारा 16 के अनुसार आपातकाल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है। द्वितीय, धारा 12 के अनुसार राष्ट्रीय सभा को विघटित करने के पूर्व भी राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है, परंतु इन दोनों ही विषयों पर राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सभापति को धारा 56 के अंतर्गत संवैधानिक परिषद में 3 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, अतः सभापति की परिषद में इन सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। इन महत्वपूर्ण बातों के संबंध में सभापति अपने प्रभाव का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार का कोई अधिकार ब्रिटेन, भारत या अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण कानून निर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका पदाधिकारी कानून निर्माण के कार्य में भाग नहीं लेते और कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व प्रतिनिधि सभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र में भी शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, अतः मंत्रिमंडल सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इस अभाव की पूर्ति राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सभा का सभापति प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की भांति ही राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने दलीय दृष्टिकोण के अनुसार कानून निर्माण का कार्य करवाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा के सभापति की स्थिति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के समान है, ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर के समान नहीं। फ्रांस में सीनेट की रचना किस प्रकार हुई, चलिए जानते हैं। पंचम गणतंत्र में फ्रांस की संसद के द्वितीय सदन को सीनेट का नाम दिया जाता है। इसकी सदस्य संख्या 230 निश्चित की गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और इसमें कुछ सामाजिक वर्गों को अन्य सामाजिक वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट में फ्रांस के प्रादेशिक विभागों, टेरिटोरियल यूनिट्स तथा प्रवासी नागरिकों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों के ही चुनाव के संबंध में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा अपना एक वैकल्पिक सब्स्टिट्यूट खड़ा किया जाता है, जो संबंधित सदस्य की मृत्यु या असमर्थता के कारण स्थान रिक्त हो जाने पर सदन के सदस्य के रूप में कार्य करता है। कार्यकाल। सीनेट एक स्थायी सदन है। संविधान की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषद का विघटन तो कर सकता है, किंतु वह सीनेट को विघटित नहीं कर सकता। 1958 में लागू किए गए संविधान में व्यवस्था की गई थी
कि सीनेट सदस्य 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। अब व्यवस्था की गई है कि सीनेट का सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा तथा प्रति 3 वर्ष पश्चात सदन के आधे सदस्य 50% सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे तथा उनके स्थान पर इतनी ही संख्या में सदस्य निर्धारित प्रणाली द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की योग्यताएं। पंचम गणतंत्र के संविधान में कहा गया है कि सीनेट के सदस्यों की योग्यता एक संवैधानिक कानून द्वारा निर्धारित होगी। सदस्यों का वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधाएं भी संवैधानिक कानून द्वारा ही निश्चित होती है। एक नियम द्वारा सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सीनेट के सदस्यों के लिए अन्य योग्यताएं राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के समान ही है। सीनेट का सभापति। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा गणतंत्र परिषद के कार्य संचालन हेतु एक ब्यूरो या सचिवालय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक सभापति, कुछ उपसभापति और सचिवगण तथा क्वेस्टर्स होते थे। संविधान की धारा 11 के अनुसार इसका निर्वाचन सदन के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में होता था। पंचम गणतंत्र के संविधान में सीनेट के सभापति की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्वाचन प्रति 3 वर्ष बाद सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान की धारा 7 में उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा उसके अधिकार और प्रतिष्ठा में पहले से बहुत वृद्धि की गई है। यह सीनेट की सभाओं का सभापतित्व करता है तथा सभापति होने के नाते यह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है और सदन में विधि निर्माण कार्य को संचालित करता है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रीय सभा को भंग करने और संकट काल की घोषणा करने के समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों ही सदस्यों के सभापतियों से परामर्श लेता है। राष्ट्रीय सभा के सभापति की तुलना में भी सीनेट के सभापति को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करता था, परंतु नवीन संविधान के अनुसार यह अधिकार सीनेट के सभापति को दिया गया है। सीनेट के सभापति द्वारा संवैधानिक परिषद के 3 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है। संसद के अधिकार और कार्य। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण एक शक्तिशाली विधायिका था। यह विधायिका कानून निर्माण के क्षेत्र में तो पूर्ण शक्ति संपन्न थी ही, इसे कार्यपालिका पर भी नियंत्रण प्राप्त था और इस विधायिका अर्थात संसद के द्वारा समय समय पर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर अपनी शक्ति का परिचय दिया जाता था। इस प्रकार शक्तिशाली विधायिका का परिणाम राजनीतिक अस्थायित्व के रूप में सामने आया, जो बहुत अधिक घातक था। पंचम गणतंत्र के संविधान का सबसे प्रमुख उद्देश्य इस राजनीतिक अस्थायित्व को बहुत अधिक घातक था। पंचम गणतंत्र के अधिवेशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य इस राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करना था। अतः इस संविधान द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्रपति और उसकी तुलना में एक निर्बल संसद की व्यवस्था की गई है। यद्यपि चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र की संसद बहुत निर्बल है, लेकिन फिर भी यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है और इस रूप में उसे पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। संसद की शक्तियाँ और कार्यों का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निवास करती है, जो इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह के द्वारा करती है। इस प्रकार संप्रभुता जनता में निहित है और जनता इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है। जनता के प्रतिनिधियों का स्थान संसद ही है। इस प्रकार देश की संप्रभुता संसद में निहित है। संसद को राष्ट्र के प्रशासन के लिए विधि निर्माण का अधिकार है, लेकिन इस संबंध में पंचम गणतंत्र की संसद ब्रिटिश संसद के समान सर्वशक्तिशाली नहीं है। संविधान के अंतर्गत उन विषयों की सूची दी गई है जिन पर संसद कानून निर्माण कर सकती है और शेष विषय कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश और आज्ञप्तियाँ जारी करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं, राष्ट्रीयता से संबंधित प्रश्नों, अपराध और दंड, कर आरोपण, निर्वाचकीय प्रबंधों और निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण आदि से उत्पन्न प्रश्नों का कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, रक्षा, दलीय संबंधों और सामाजिक एवं श्रमिक मामलों पर
कानून के सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन इन विषयों पर विस्तार की बातों को निर्धारित करने की शक्ति कार्यपालिका को ही प्राप्त है। इन सब के अतिरिक्त अन्य विषयों पर नियमों का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा ज्ञापतियों और अध्यादेशों के माध्यम से किया जाता है। इन विषयों पर भी संसद की कानून निर्माण की शक्ति धारा 16 और धारा 38 द्वारा सीमित कर दी गई है। धारा 16 के अनुसार कार्यपालिका संकट काल में उन विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है जो संविधान द्वारा संसद को सौंपे गए हैं, और धारा 38 शासन को अनुमति देती है कि वह संसद से आग्रह करे कि संविधान द्वारा कानून निर्माण के लिए संसद को सौंपे गए विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति निश्चित समय के लिए शासन को प्रदान कर दे। संसद की कानून निर्माण की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध जनमत संग्रह का है। संविधान की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है, और जनमत संग्रह में बहुमत द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने पर वह सामान्य विधि की भांति उसकी घोषणा करता है। 1962 में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसी पद्धति को अपनाया गया था। पंचम गणतंत्र का संविधान ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां इतना अधिक महत्वपूर्ण कार्य संसद की अनुमति के बिना संपन्न हो सकता है। यह कार्य कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद की सीमाओं का स्पष्ट परिचायक है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान की धारा 89 में संवैधानिक संशोधन के लिए जिन दो पद्धतियों का वर्णन किया गया है, उन दोनों के ही अनुसार ही संसद की संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 3/5 यानी 3/5 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। द्वितीय पद्धति के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि इसे संसद के दोनों सदन पारित कर दे व जनमत संग्रह में निर्वाचकों का बहुमत इसे स्वीकार कर ले तो यह संविधान का अंग बन जाता है। इस प्रकार संसद की संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अकेली संसद संविधान में मनचाहा संशोधन नहीं कर सकती। वित्तीय कार्य। देश की सर्वोच्च सत्ता होने के नाते फ्रांसीसी संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा वार्षिक बजट पारित किए जाने पर ही शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। संसद ही इस बात का निर्णय करती है कि किन साधनों से आवश्यक धनराशि प्राप्त की जाए और उसे किस प्रकार व्यय किया जाए। प्रशासन संबंधी कार्य। अन्य संसदों की भांति ही फ्रांसीसी संसद भी प्रशासन संबंधी नीति निर्धारित करता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत कार्यपालिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण था और संसद ही कार्यपालिका का निर्माण तथा उसका अंत करती थी। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण कम कर दिए जाने पर भी उसे यह शक्ति प्राप्त है। संसद के द्वारा प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर वाद विवाद तथा विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव वोट ऑफ सेंसर पारित कर उसे पदच्युत कर सकती है। निंदा प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के कुल बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा ही नहीं। संसद को वैदेशिक संबंधों के संचालन के विषय में भी शक्ति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन और युद्ध की घोषणा संसद के द्वारा ही की जाती है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत से दोषारोपण प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो इसकी जांच उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा होनी चाहिए। इस उच्च न्यायालय के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा बराबर की संख्या में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा निर्बल विधायिका को अपना आदर्श बनाए जाने पर भी संसद को पर्याप्त शक्तियां और अधिकार प्राप्त है।
संसद के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध। फ्रांस के तृतीय, चतुर्थ और पंचम गणतंत्र में फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध परिवर्तित होते रहे हैं। फ्रांस के तृतीय गणतंत्र में दोनों सदनों के नाम क्रमशः प्रतिनिधि सभा, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट थे। तृतीय गणतंत्र में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई थी। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी था, केवल प्रतिनिधि सभा के प्रति नहीं। संसद के दोनों सदनों की शक्तियों में केवल यही अंतर था कि वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते थे। इस प्रकार तृतीय गणतंत्र में सीनेट पर्याप्त शक्तिशाली और प्रतिनिधि सभा के लगभग समकक्ष सदन था, द्वितीय स्तर का नहीं था। चतुर्थ गणतंत्र में संसद के दोनों सदनों के नाम क्रमशः राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद थे। गणतंत्र परिषद की शक्तियां इस सीमा तक कम कर दी गई थी कि अब वह पूर्वकालीन सीनेट की छाया मात्र थी। गणतंत्र परिषद न केवल द्वितीय वरन ब्रिटिश लॉर्ड सभा के समान गौड़ सदन थी। उनकी शक्तियां केवल परामर्श देने तक ही सीमित थी और संविधान की धारा 13 के अनुसार कानूनों के संबंध में मतदान का अधिकार केवल राष्ट्रीय सभा को ही प्राप्त था। चतुर्थ गणतंत्र की गणतंत्र परिषद को ठीक ही रूप में संसार का दुर्बलतम द्वितीय सदन कहा जाता था। संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध के विषय में पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ तृतीय गणतंत्र की स्थिति को अपनाया गया है। पंचम गणतंत्र में सीनेट को पुनः एक प्रभावशाली संस्था बनाया गया है। अब संसद के दोनों सदन लगभग समस्तरीय है और सीनेट राष्ट्रीय सभा के साथ मिलकर संप्रभु शक्ति का उपभोग करती है। विधि निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को चतुर्थ गणतंत्र की गणतंत्र परिषद से बहुत अधिक तथा व्यापक शक्तियां प्राप्त है। विधि निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को राष्ट्रीय सभा के समान ही शक्ति प्राप्त है और वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्तीय विधेयक राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तावित हो सकते हैं। सीनेट को विधेयक में संशोधन का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत गणतंत्र परिषद किसी विधेयक के संबंध में केवल 2 महीने तक विलंब कर सकती थी, लेकिन अब यदि किसी विधेयक पर सीनेट राष्ट्रीय सभा के से सहमत ना हो तो राष्ट्रीय सभा सरकार के चाहने पर ही अंतिम निर्णय ले सकती है, अन्यथा नहीं। वित्त विधेयक यद्यपि राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु सीनेट के द्वारा इनमें भी संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने पर प्रधानमंत्री दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति की बैठक बुलाता है, जिसमें दोनों सदनों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इस संयुक्त समिति में विधेयक का जो रूप निर्णित किया जाएगा, सरकार उसी रूप में विधेयक को दोनों सदनों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यदि फिर भी दोनों सदनों में मतभेद रहे तो सरकार उस विधेयक के दोनों सदनों में एक और वाचन के उपरांत राष्ट्रीय सभा को उस विषय पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार देगी। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में गणतंत्र परिषद को संविधान के संशोधन के विषय में बहुत कम अधिकार प्राप्त था और उसे 3 माह के अंदर अपना परामर्श देना होता था। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सभा करती थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान के संशोधन के विषय में सीनेट को राष्ट्रीय सभा के समान ही अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच के लिए जो उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है, उसमें सीनेट राष्ट्रीय सभा के बराबर की संख्या में सदस्य निर्वाचित करती है। इसी प्रकार सीनेट राष्ट्रीय सभा के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है और संसद के दोनों सदनों के सभापति संवैधानिक परिषद में 3-3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इन बातों के संबंध में सीनेट को राष्ट्रीय सभा के समान शक्तियां प्राप्त होने पर भी सीनेट का स्थान राष्ट्रीय सभा से निम्न है। इसका कारण यह है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के ही प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं। तृतीय गणतंत्र और पंचम गणतंत्र की सीनेट में प्रमुख अंतर भी यही है। विलियम्स और हैरिसन के शब्दों में सीनेट की शक्तियां बढ़ जाने पर भी उसे वे शक्तियां प्राप्त नहीं है जो तृतीय गणतंत्र में सीनेट को प्राप्त थी। उसे अब किसी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा सीनेट की शक्ति और प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि की गई है, लेकिन पंचम गणतंत्र की सीनेट अमेरिकी सीनेट के समान नहीं है। राष्ट्रीय सभा की स्थिति सीनेट की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है।
तुलनात्मक दृष्टि से पंचम गणतंत्र की सीनेट अमेरिकी सीनेट से कम, लेकिन भारत की राज्यसभा या ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली है। फ्रांसीसी सीनेट और अमेरिकी सीनेट की तुलना। फ्रांस के तृतीय, चतुर्थ और पंचम गणतंत्र में द्वितीय सदन की स्थिति परिवर्तित होती रही है। फ्रांस के तृतीय गणतंत्र में द्वितीय सदन सीनेट को प्रथम सदन के समान ही शक्तियां प्राप्त थी। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल भी संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन केवल प्रतिनिधि सदन के प्रति ही नहीं। चतुर्थ गणतंत्र के द्वितीय सदन गणतंत्र परिषद की शक्तियां बहुत कम कर दी गई थी और यह न केवल द्वितीय वरन ब्रिटिश लॉर्ड सभा के समान गौड़ सदन था। पंचम गणतंत्र में सीनेट को पुनः एक प्रभावशाली संस्था बनाया गया है और इस नाते कुछ व्यक्तियों द्वारा पंचम गणतंत्र के सीनेट की अमेरिकी सीनेट से तुलना की जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि चतुर्थ गणतंत्र के द्वितीय सदन की तुलना में पंचम गणतंत्र की सीनेट को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होते हुए भी उसे अमेरिकी सीनेट के समकक्ष नहीं कहा जा सकता है। फ्रेंच और अमेरिकी सीनेट की तुलना इन रूपों में की जा सकती है। रचना की दृष्टि से पंचम गणतंत्र में फ्रेंच सीनेट के सदस्यों की संख्या घटाकर 230 कर दी गई है, जबकि अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। इस प्रकार ये दोनों ही यद्यपि छोटे सुसंगठित सदन हैं, लेकिन फ्रेंच सीनेट की तुलना में अमेरिकी सीनेट अधिक सुसंगठित है। इन दोनों ही सदनों के सदस्यों का कार्यकाल पर्याप्त लंबा है। अब अमेरिकी सीनेट के समान ही फ्रेंच सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष है। रचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 1913 से अमेरिकी सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि फ्रेंच सीनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन पद्धति का यह भेद अमेरिकी सीनेट के सदस्यों को जनता का अधिक श्रेष्ठ प्रतिनिधि और व्यवहारिक राजनीति में अपेक्षाकृत अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान कर देता है। शक्तियों की दृष्टि से तुलना। शक्तियों की दृष्टि से इन दोनों सदनों की तुलना अलग अलग रूपों में की जा सकती है। विधायी क्षेत्र में अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र में द्वितीय सदन सीनेट को प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है और कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। लेकिन पंचम गणतंत्र में स्थिति ऐसी नहीं है। अवित्तीय विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में अमेरिका के समान ही एक संयुक्त समिति का प्रावधान किया गया है। लेकिन अंतर यह है कि अमेरिका में संयुक्त समिति जब दोनों सदनों के बीच मतभेदों को दूर नहीं कर पाती तो विधेयक गिर जाती है। लेकिन पंचम गणतंत्र में संयुक्त समिति के इस कार्य में असफल रहने पर सरकार राष्ट्रीय सभा को उस विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय करने के लिए यह कह सकती है। इस प्रकार फ्रांस में अंतिम रूप में राष्ट्रीय सभा को सीनेट की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान कर दी गई है और यह बात फ्रेंच सीनेट को अमेरिकी सीनेट से निर्बल बना देती है। वित्तीय विधेयक न तो फ्रेंच सीनेट में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और न ही अमेरिकी सीनेट में। कार्यपालिका क्षेत्र में इस क्षेत्र में फ्रेंच सीनेट की स्थिति अमेरिकी सीनेट की तुलना में निश्चित रूप से हीन है। फ्रांस की मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के ही प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं। यद्यपि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण अमेरिका की कार्यपालिका सीनेट या प्रतिनिधि सभा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन सीनेट को कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार करना, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को स्वीकार करना और अन्वेषण समितियों के आधार पर प्रशासनिक कार्यों की जांच करना आदि। यद्यपि छानबीन समितियां फ्रांस की संसद के द्वारा भी नियुक्त की जा सकती है, लेकिन फ्रेंच संसद की छानबीन समितियां वैसा महत्व नहीं रखती जैसा कि अमेरिकी सीनेट की जांच समितियां। इसके अतिरिक्त फ्रेंच सीनेट को नियुक्तियों और संधियों के संबंध में वैसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जैसा कि अमेरिकी सीनेट को प्राप्त है। इन दोनों सदनों की कार्यपालिका शक्तियों का अंतर इस तथ्य में निहित है कि अमेरिका में सीनेट को प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से उच्चतर स्थिति प्राप्त है, जबकि फ्रांस में सीनेट की स्थिति कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रथम सदन यानी राष्ट्रीय सभा की तुलना में निश्चित रूप से हीन है। न्यायिक क्षेत्र में दोनों सदनों की महत्वपूर्ण शक्ति महाभियोग से संबंधित है। यद्यपि दोनों ही देशों में द्वितीय सदन को महाभियोग के संबंध में
शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में भी अंतर यह है कि अमेरिका में तो सीनेट महाभियोग के संबंध में न्यायालय की भूमिका अदा करती है, जबकि फ्रांस में राष्ट्रपति के विरुद्ध दोष आरोपण का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत से पारित किया जाता है और दोष आरोपण की जांच उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा की जाती है। इस प्रकार पंचम गणतंत्र की सीनेट को चतुर्थ गणतंत्र की परिषद की तुलना में बहुत अधिक उच्च स्थिति प्राप्त है, लेकिन पंचम गणतंत्र की सीनेट को अमेरिकी सीनेट के समकक्ष नहीं कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां अमेरिकी सीनेट को अपने देश की व्यवस्थापिका के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा से उच्चतर स्थिति प्राप्त है, फ्रेंच सीनेट की स्थिति अपने देश की व्यवस्थापिका के प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा से निश्चित रूप में निम्नतर है। विधायी प्रक्रिया के विभिन्न चरण इस प्रकार है। विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। प्रथम स्थिति विधेयक के प्रस्तुतिकरण की है। प्रधानमंत्री एवं संसद के सदस्यों को विधि निर्माण में पहल करने का अधिकार है। अवित्तीय सरकारी विधेयकों पर पहले मंत्रिपरिषद में विचार होता है, किंतु वित्तीय विधेयकों को संसद के प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। निजी सदस्यों के विधेयक प्राइवेट मेंबर्स बिल्स नियम अनुसार नहीं माने जाते यदि उनसे आय में कमी और व्यय में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त यदि विधायी प्रक्रिया के किसी चरण में ऐसा प्रतीत हो कि निजी सदस्य का विधेयक अथवा संशोधन कानून की सीमा के बाहर है या अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सौंप दी गई सत्ता के विरुद्ध है, तो सरकार घोषित कर सकती है कि वह विधेयक पेश नहीं किया जा सकेगा। परंतु यदि इस प्रश्न पर सरकार और संबंधित सदन के अध्यक्ष के बीच मतभेद हो, तो किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर इस विधेयक को संवैधानिक परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और परिषद को 8 दिन के भीतर इस पर अपना निर्णय दे देना होगा। विधेयक समिति को सौंपना। रेफरेंस टू अ कमीशन। विधेयक प्रस्तावित होने के बाद उसे किसी नियमित समिति अथवा सरकार या राष्ट्रीय सभा की प्रार्थना पर किसी तदर्थ समिति को सुपुर्द किया जाता है। तदर्थ समिति के सदस्यों की संख्या 90 से ऊपर नहीं हो सकती। स्थायी समितियों की संख्या पहले 19 थी, किंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 है। यह समितियां इस प्रकार है। सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक मामलों की समिति, जिसका अधिकार क्षेत्र शिक्षा, कलाओं, खेल, संस्कृति, जनसंख्या, परिवार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूचना आदि तक विस्तृत है। दूसरा है वैदेशिक मामलों की समिति। तीसरा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सशस्त्र सेनाओं की समिति। चौथा है वित्त, अर्थव्यवस्था और आर्थिक नियोजन की समिति। पांचवा है संविधान, विधि निर्माण और सामान्य प्रशासन की समिति। छठा है उत्पादन और व्यापार की समिति। प्रथम और अंतिम समितियों में से प्रत्येक के सदस्यों की संख्या 120 है। तीसरी और पांचवी समितियों में से प्रत्येक के सदस्यों की संख्या 90 है और शेष दो में से प्रत्येक के सदस्यों की संख्या 60 है। स्थायी समितियों के सदस्यों की छांट संसदीय समूहों द्वारा की जाती है और विभिन्न समूहों को सदस्यों की संख्या के अनुपात में स्थान मिलते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति एक सभापति, 3 या 4 उपसभापति और 2 से लेकर 4 तक सचिव चुनती है। इसके अतिरिक्त वित्त समिति एक रिपोर्टर चुनती है। विधेयक पर सदन में विचार। सरकारी विधेयक पर समिति की रिपोर्ट आ जाने पर सदन में विचार मंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा के बाद होता है। वर्तमान पद्धति के अनुसार विधेयक का संचालन मंत्री स्वयं करता है और वह उसमें संशोधन पेश कर सकता है। सदन में पहले विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर वाद विवाद होता है। तत्पश्चात सदन उनकी एक एक धारा पर मतदान करता है और अंत में उसके संशोधित रूप में पूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद विधेयक दूसरे सदन में राष्ट्रीय सभा से सीनेट या सीनेट से राष्ट्रीय सभा में जाता है, जहां पर पहले सदन के समान प्रक्रिया के आधार पर ही विचार होता है। दोनों सदनों द्वारा एक ही रूप में पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति उसे लागू करता है और वह कानून बन जाता है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर यदि सरकार या निजी सदस्य के किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उन्हें दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों में मतभेद के परिणाम स्वरूप जब कोई विधेयक प्रत्येक सदन में 2 वाचन के बाद भी पारित नहीं हो पाता, अथवा यदि किसी विधेयक के विषय को सरकार प्रथम वाचन के बाद ही
अति आवश्यक अर्जेंट घोषित कर देती है तो प्रधानमंत्री को एक संयुक्त समिति के गठन का अधिकार है, जिसमें दोनों सदनों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह संयुक्त समिति मतभेद के प्रश्नों पर नवीन प्रस्ताव रखेगी और संयुक्त समिति में विधेयक का जो रूप निर्णित किया जाएगा, सरकार उसी रूप में विधेयक को दोनों सदनों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यदि फिर भी दोनों सदनों में मतभेद रहे तो सरकार उस विधेयक के दोनों सदनों में एक और वाचन के उपरांत राष्ट्रीय सभा को उस विधेयक पर अंतिम निर्णय करने के लिए कह सकती है। इस प्रकार विधि निर्माण के संबंध में अंतिम अधिकार राष्ट्रीय सभा को ही प्राप्त है। विधेयक के वाद विवाद के क्रम में मंत्री और समितियों के सभापति किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते हैं। मंत्री वाद विवाद के समय उपस्थित रह सकते हैं और किसी भी सदन में भाषण कर सकते हैं। संस्थात्मक कानून इंस्टीट्यूशनल एक्ट्स। संविधान के अंतर्गत कुछ कानूनों को संस्थात्मक कानून का नाम दिया गया है और उन्हें पारित व संशोधित करने की प्रक्रिया धारा 46 में दी गई है। संस्थात्मक कानून वे कानून हैं जो संविधान के कुछ उपबंधों का स्पष्टीकरण करते हैं तथा कुछ अन्य बातों के संबंध में संविधान के पूरक है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थात्मक कानून इन विषयों के बारे में है: राष्ट्रपति की अवधि और उसकी फिर से चुने जाने की योग्यता, निर्वाचक मंडल की रचना, राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव और उम्मीदवारों की योग्यताएं, सीनेट के चुनाव, संसद की आर्थिक व सामाजिक परिषद और उच्च न्यायिक परिषद की रचना आदि। संस्थात्मक कानून से संबंधित सरकारी अथवा निजी सदस्य के किसी विधेयक को जिस सदन में वह प्रस्तुत किया गया हो, उस सदन द्वारा विचार तथा मतदान के लिए उसके प्रस्तुत करने के 15 दिन बाद ही लाया जाएगा। उसके संबंध में अन्य विधेयकों जैसी प्रक्रिया का ही पालन होगा, परंतु यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद रहे तो विधेयक कानून का रूप तभी ले सकेगा जबकि राष्ट्रीय सभा उसके अंतिम वाचन में अपने सदस्यों के पूर्ण बहुमत से ही उसे स्वीकार करे। इसी प्रकार सीनेट से संबंधित संस्थात्मक कानून दोनों सदनों द्वारा इसी प्रक्रिया के आधार पर पारित किए जाने चाहिए। संस्थात्मक कानून तभी लागू किए जा सकेंगे जबकि संवैधानिक परिषद जांच करने के बाद उसकी संविधान के साथ अनुरूपता को प्रमाणित कर दे। 1958 में लागू किए गए संविधान में इस श्रेणी के कानूनों को आंगिक कानून ऑर्गेनिक लॉज का नाम दिया गया था। 2002 ईस्वी में संविधान में जो परिवर्तन किए गए उनके आधार पर इन्हें संस्थात्मक कानून इंस्टीट्यूशनल एक्ट्स का नाम दिया गया है। बजट और वित्त। बजट एंड फाइनेंस। बजट वित्त मंत्री तैयार करता है और बजट का प्रारूप राष्ट्रीय सभा के सम्मुख अक्टूबर के प्रथम मंगलवार तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। उसके तुरंत बाद बजट को समिति के पास भेज दिया जाता है, लेकिन सदन में उस पर 15 दिन के बाद ही वाद विवाद शुरू हो सकता है। इस व्यवस्था से सदन के सदस्यों को बजट का अध्ययन करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिल जाता है। संविधान की धारा 47 के अनुसार वित्तीय विधेयकों को आंगिक कानूनों के लिए निहित दशाओं के अंतर्गत पारित किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय सभा विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के 40 दिन के भीतर उस पर प्रथम वाचन में निर्णय करने में असफल रहे तो सरकार उसे सीनेट में प्रस्तुत करेगी और सीनेट को उस पर 15 दिन के भीतर निर्णय देना होगा। इसके बाद विधेयक के संबंध में धारा 45 में उल्लिखित प्रक्रिया के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि विधेयक पर संसद 70 दिन के भीतर भी कोई निर्णय न कर पाए तो विधेयक को अध्यादेश द्वारा लागू किया जा सकता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आय और व्यय की स्वीकृति देने वाला विधेयक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पूर्व लागू न हो सके तो सरकार संसद के प्रार्थना करेगी कि संसद उसे एकत्रित करने का अधिकार दे और सरकार स्वीकृत व्यय करने के लिए आज्ञप्ति द्वारा कोष उपलब्ध कर सकेगी। जिन दिनों संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, इस संबंध में दी गई सभी समय सीमाओं को निलंबित रखा जाएगा। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि ऑडिट कार्यालय संसद और सरकार को वित्तीय कानूनों के क्रियान्वित रूप की देखरेख करने में सहायता देगा। संसद और सरकार मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका और अपेक्षाकृत निर्बल कार्यपालिका थी, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।
पंचम गणतंत्र के संविधान में स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका की इस अस्थिरता को बहुत कुछ सीमा तक समाप्त करने का निश्चय किया गया और इसीलिए व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। संसद और सरकार या मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदीय या अध्यक्षात्मक किसी परंपरागत पद्धति को अपनाने के बजाय इन दोनों की समन्वयात्मक एक नवीन पद्धति को अपनाया गया है। इस संविधान में मंत्रिपरिषद पर संसद और संसद पर मंत्रिपरिषद के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। मंत्रिपरिषद पर संसद का नियंत्रण। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 49 और 50 में की गई है। संविधान की धारा 49 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा मनन के बाद सरकार के कार्यक्रम अथवा सामान्य नीति की घोषणा के बारे में राष्ट्रीय सभा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व की शपथ लेता है। राष्ट्रीय सभा सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर निंदा का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसा प्रस्ताव केवल तभी पेश हो सकता है जबकि उस पर कम से कम सभा के 1/10 यानी 10% सदस्य हस्ताक्षर करें। प्रस्ताव पर मतदान उसे पेश किए जाने के 48 घंटे बाद ही हो सकता है और प्रस्ताव सभा के बहुमत सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर ही पारित समझा जाता है। यदि ऐसा प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य उसी अधिवेशन काल में केवल विशेष दशाओं को छोड़कर दूसरा प्रस्ताव नहीं ला सकते। अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब राष्ट्रीय सभा निंदा का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा जब वह सरकार के कार्यक्रम या सामान्य नीति की घोषणा को अस्वीकृत कर दे तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा। उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति व्यवहार में राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सभा धारा 49 और 50 के अनुसार 2 प्रकार से मंत्रिपरिषद को पद त्याग करने के लिए बाध्य कर सकती है। निंदा के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत करने की विधि जटिल है, किंतु सरकार के कार्यक्रम अथवा उसकी सामान्य नीति को अस्वीकार करने की विधि सरल है। इसके अतिरिक्त संसद कार्यपालिका पर अन्य 4 प्रकार से भी नियंत्रण अथवा कार्यपालिका पर अपने देखरेख के अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। संसद के अधिवेशन काल में विभिन्न विधेयकों पर होने वाले वाद विवाद द्वारा संसद सदस्य सरकारी नीति व कार्यक्रम के बारे में अपना मत प्रकट कर सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जब विधेयक समिति में पहुंचता है तो समिति के सदस्य विधेयक से संबंधित जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं मंत्रियों को बुला सकते हैं। संसद छानबीन समितियां भी नियुक्त कर सकती है। संसद सदस्य लिखित तथा मौलिक प्रश्नों द्वारा मंत्रियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त विधियों से संसद कार्यपालिका के सदस्यों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के होते हुए भी यह बात नितांत स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम कर दिया गया है। अब ना तो मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और ना ही मनोनीत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सभा के सामने जाकर विश्वास का मत प्राप्त करने की आवश्यकता ही है। पंचम गणतंत्र में द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य भी यही है कि राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद का इच्छानुसार पतन न करा सके। संसदीय कार्यविधि में ऐसे परिवर्तन किए गए हैं कि अब राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद को कम से कम ही परेशान कर सकती है। विधि निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद के पहल करने के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं और अब बजट पर अंतिम नियंत्रण परिषद का ही होता है। इन सब के अतिरिक्त यद्यपि राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव वोट ऑफ सेंसर पारित कर मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है, किंतु निंदा प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि व्यवहार में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है। संसद पर सरकार का नियंत्रण। वर्तमान संविधान का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाना रहा है। इस दृष्टि से परोक्ष उपबंधों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके आधार पर सरकार के द्वारा संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार है।
सरकार को संसद की कार्यवाही पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया है। सरकार को संसद के असाधारण अधिवेशन बुलाने, अनेक विषयों के बारे में विनियम बनाने और सीमित अवधि के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सरकार को बजट तथा वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब संसद द्वारा शासन के मार्ग में वित्तीय बाधाएं खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि संसद निश्चित अवधि के भीतर बजट पास नहीं करती तो सरकार उसके उपबंधों को अज्ञापतियों द्वारा लागू कर सकती है। संसद पर नियंत्रण का दूसरा प्रभावशाली साधन राष्ट्रीय सभा का विघटन है, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श के आधार पर किया जा सकता है। प्रथम राष्ट्रपति डी गॉल ने 9 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया था। लोक निर्णय भी संसद पर सरकार के नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि इसके आधार पर सरकार संसद की अवहेलना कर सकती है। लोक निर्णय 3 प्रकार के विषयों के बारे में कराया जाता है: सार्वजनिक अधिकारियों के संगठन, समुदाय के साथ समझौते की स्वीकृति और संस्थाओं के कार्य संचालन को प्रभावित करने वाली संधि की पुष्टि का अधिकार देना। लोक निर्णय कराने के लिए पहल प्रधानमंत्री करता है और उसके आग्रह पर लोक निर्णय का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। 1962 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु परोक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति अपनाई गई, उसमें संसद की नितांत अवहेलना ही की गई थी। विभिन्न देशों के संविधानों और शासन के अंतर्गत व्यवहार में वर्तमान समय की प्रवृत्ति व्यवस्थापिका के स्थान पर कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने की है, और पंचम गणतंत्र के संविधान तथा व्यवहारिक शासन में भी स्पष्टता यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वस्तुतः राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद को संसद पर नियंत्रण के प्रभावशाली अधिकार प्रदान किए गए हैं।